हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एजुकेशनल प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। एजुकेशनल प्लानिंग में हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग देखेंगे, उसके बाद नीड एंड इम्पोर्टेंस देखेंगे, फिर गोल्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग देखेंगे, उसके बाद लास्ट में अप्रोचेस टू एजुकेशनल प्लानिंग देखेंगे। तो पहला है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। सपोज आप एज्यूम कीजिए आप एक टीचर हो और आपको पता ना हो कि आपको किसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। उस केस में आप अपने टीचिंग एंड लर्निंग को इफेक्टिव नहीं बना सकते हैं। तो एज ए टीचर अगर आपको टीचिंग और लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है तो आपको प्लान करना पड़ेगा। इस तरह एजुकेशनल प्लानिंग का जरूरत पड़ता है। एजुकेशनल प्लानिंग जो होता है ये एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम गोल को सेट करते हैं और गोल को सेट करने के बाद उस गोल को फुलफिल करने के लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या स्ट्रेटजी चाहिए ताकि उस गोल को हम लोग अचीव कर सके। जो एजुकेशनल प्लानिंग होता है इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स टू इंश्योर द इफेक्टिव एंड इफिशिएंट डिलीवरी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल प्लानिंग के अंतर्गत हम लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि 2035 तक जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 50% होना चाहिए होगा 2035 तक। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है एनईपी का। शॉर्ट टर्म जैसे कि हमको 11-12 को इलिमिनेट कर देना है एनईपी के तहत। अब जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो 5+3+3+4 होगा। जो एजुकेशनल प्लानिंग होता है ये सोसाइटी के नीड्स को फुलफिल करता है, इकोनॉमिक डिमांड्स को, या इकोनॉमिकली डिमांड्स है, इंडिविजुअल एस्पायरेशन को फुलफिल करता है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। तो एजुकेशनल प्लानिंग का जो नेचर होता है सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। हम लोग कोई भी प्लान बनाने से पहले एक सिस्टमेटिक सेटअप करते हैं, सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉलो करके हम लोग सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन बनाते हैं। इस तरह जो एजुकेशनल प्लानिंग है वो सिस्टमेटिक होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। It focuses on achieving a specific educational objective such as improving literacy rate, enhancing skill development और increasing access to education। जैसे कि एजुकेशनल प्लानिंग के तहत हम लोग कोई स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को टारगेट करते हैं। जैसे कि हमको कैसे लिटरेसी रेट को इंक्रीज करना है, कैसे ह्यूमंस बीइंग्स में स्किल डेवलप करना है, कैसे एजुकेशन का एक्सेस जो है वो सभी लोगों के पास पहुंचे, ये सब हमारा गोल होता है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं एजुकेशनल प्लानिंग जो होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल होता है। जो एजुकेशनल प्लानिंग होता है वो डायनेमिक इन नेचर होता है। जैसे जैसे हमारा सोसाइटी चेंज हो रहा है, इकोनॉमिकल कंडीशन भी चेंज होगा, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि पहले चैट जीपीटी बहुत एक सर्च टूल के तरह यूज किया जाता है। आज भी, आज जब डीपसीक एआई आया तो चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग एजुकेशनल प्लानिंग भी डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल होता है, पार्टिसिपेटरी होता है। अब आप कोई प्लान बना रहे हैं और उसमें स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो तो फिर वो प्लान का कोई मतलब नहीं हो जाएगा, अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसका नेचर ये भी होता है कि इट इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन अमंग स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पॉलिसी मेकर्स, एजुकेटर, स्टूडेंट एंड कम्युनिटी। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म होता है। अब हम बात करते हैं कि व्हाई द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। एजुकेशनल प्लानिंग का नीड इसलिए पड़ता है क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन। एजुकेशनल प्लानिंग इंश्योर दैट लिमिटेड रिसोर्स, फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड मटेरियल आर यूज्ड इफिशिएंटली। अगर एजुकेशनल प्लानिंग न रहे,
इस केस में हम ये इंश्योर नहीं कर पाएँगे कि जो हमारे पास रिसोर्स एलोकेट हो रहे हैं, वो प्रॉपर मैनर में हो रहे हैं या नहीं। अगर प्रॉपर मैनर में नहीं हो रहा है, तो ड्यू टू एजुकेशनल प्लानिंग यू इंश्योर दैट द रिसोर्स एलोकेशन शुड बी in a proper manner so that everyone can be benefited. दूसरा होता है इक्विटी एंड एक्सेस। एजुकेशनल प्लानिंग के तहत हम पहले टारगेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा ग्रुप है जो एजुकेशन जिसको नहीं प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उस चीज को पहले हम एड्रेस करते हैं और जरूरत के हिसाब से उसको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इक्विटी को मेंटेन करने के लिए हमारे देश में रिजर्वेशन पॉलिसी भी चल रहा है, ताकि हम जो लोग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उन लोग को मेन स्ट्रीम में ला सके और उन लोगों को भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशनल प्लानिंग के वजह से ही हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो, तो हम ह्यूमन रिसोर्स का जो प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमिक पे पड़ेगा। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, तो हम स्किल वर्कफोर्स डेवलप कर सकते हैं, जो हमारे डिफरेंट सेक्टर में काम कर सकते हैं और वो लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। सोशल कोहेजन, जैसे कि एजुकेशन के थ्रू हम लोग अपने देश में सोशल इंटीग्रेशन ला सकते हैं और इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कर सकते हैं और एक शांति माहौल क्रिएट कर सकते हैं। एडेप्टेशन टू चेंज, जैसे-जैसे मतलब टेक्नोलॉजी में चेंज होते जा रहा है, हम एजुकेशनल प्लानिंग के थ्रू हम लोग अपना एजुकेशन सिस्टम को भी वैसे चेंज कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस। एजुकेशनल प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? पहला है इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल प्लानिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करता है। इसके थ्रू हम ये कर पाते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है या नहीं और हमारे पास ट्रेन टीचर हैं कि नहीं, हमारा जो करिकुलम है अपडेटेड है कि नहीं। एजुकेशनल प्लानिंग की मदद से हम लोग ये सब फैक्टर देखते हैं। दूसरा है प्रोमोट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एजुकेशनल प्लानिंग encourage continuous education and skill development which are crucial in rapidly changing world। ये प्रमोट करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सपोर्ट नेशनल डेवलपमेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो ये इंश्योर कर सकता है कि अगर हमारे देश के सभी लोग एजुकेटेड हो जाएं, तो हमारा नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प होगा और हम लोग नेशनल लेवल पे एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जो एजुकेशनल प्लानिंग होता है अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है, इनहेंस अकाउंटेबिलिटी। जैसे कि एजुकेशनल प्लानिंग ये डिटरमाइन करता है कि हर एक इंसान, जो भी इंडिविजुअल है, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक टीचर्स का क्या रोल है, क्या अकाउंटेबिलिटी है सोसाइटी में। इसलिए इसका ये इम्पोर्टेंस है कि ये अकाउंटेबिलिटी को इनहेंस करता है। अब हम देखते हैं गोल्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। एजुकेशनल प्लानिंग का क्या गोल्स होता है? यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। एजुकेशनल प्लानिंग ये इंश्योर करता है कि एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू एक्सेस द क्वालिटी एजुकेशन। चाहे वो स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड से है, पुअर हो, मार्जिनलाइज्ड हो, उसके साथ इक्वल बिहेव किया जाए और उसको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। दूसरा है इक्विटी एंड इंक्लूजन। एजुकेशनल प्लानिंग का ये भी गोल है कि वो इक्विटी मेंटेन करे अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट। एजुकेशनल प्लानिंग हेल्प्स द इंडिविजुअल टू गिव हिम द स्पेस। हम जरूरत के हिसाब से जिस स्टूडेंट को जरूरत है उसका हम उसके हिसाब से हम लोग उसको एजुकेशन दे और इंक्लूसिव एजुकेशन दे, इंक्लूजन को प्रोमोट करे। थर्ड है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। एजुकेशनल प्लानिंग का ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल है कि थ्रू प्लानिंग यू शुड इनहेंस आवर क्वालिटी। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें और स्कूल में हर तरह की सुविधा प्रोवाइड करें, रिलीवेंस हो।
जो एजुकेशनल प्लानिंग का ये भी गोल है कि जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, हम अपना एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाएँ ताकि वो मार्केट के अकॉर्डिंग हो, सोसाइटल डिमांड को फुलफिल करे। एफिशिएंसी एजुकेशनल प्लानिंग का ये भी गोल है कि ये ऑप्टिमाइज़ करे ऑप्टिमाइजिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़ टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, उसको वो अचीव करने में हेल्प करे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये भी गोल है कि जो भी हम एजुकेशन ले उससे एक इंडिविजुअल का स्किल डेवलपमेंट थ्रू आउट देयर लाइफ हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अप्रोचेस टू एजुकेशनल प्लानिंग। अप्रोचेस में हम सबसे पहला बात करेंगे सोशल डिमांड अप्रोच। सोशल डिमांड अप्रोच कहता है दिस अप्रोच फोकस ऑन the meeting the educational demands of the society. It aims to provide education to all individuals who seek it regardless of economic or social constraint. According to social demand approach, हमको हर एक इंडिविजुअल को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करे, एजुकेशन हासिल कर सके, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, वो इकोनॉमिकली वीक हो या सोशली डिप्राइव्ड हो, हर एक का राइट है कि उसको एक प्रॉपर एजुकेशन मिले। जैसे कि इसका की फीचर्स देखते हैं, ये एम्फेसिस करता है एक्सपेंडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू मीट द पब्लिक डिमांड। हम अपने एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को एक्सपेंड करें जो कि पब्लिक डिमांड को फुलफिल करे। फोकस ऑन इंक्रीजिंग एनरोलमेंट एंड रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट। इसका एक की फीचर्स है कि इंक्रीजिंग एनरोलमेंट, हम एनरोलमेंट को इंक्रीज करें, एनरोलमेंट रेट को, और ड्रॉप आउट रेट को रिड्यूस करें। ऑफन लीड्स टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये फीचर्स है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल एस्टेब्लिश करेंगे, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करेंगे, तो एनरोलमेंट रेट और रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट्स, एनरोलमेंट रेट बढ़ेगा और रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट घटेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं कि इन इंडिया द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज द एग्जाम्पल ऑफ सोशल डिमांड अप्रोच। गवर्नमेंट हैज मेड एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी for all children aged 6 to 14 aiming to meet the societal demand for universal education। हम जानते हैं कि शिक्षा के अधिकार नियम के तहत 2009 में हमारी सरकार ने जो भी बच्चे 6 से 14 एज के बीच में आते हैं उनके लिए एजुकेशन फ्री किया गया और कंपलसरी किया गया। ये सोशल डिमांड अप्रोच का वन ऑफ द एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। अब हम दूसरा डिस्कस करते हैं मैन पावर अप्रोच। मैन पावर अप्रोच सेज दिस अप्रोच फोकस ऑन द अलाइनिंग एजुकेशन विद द लेबर मार्केट नीड्स। इट एम्स टू प्रोड्यूस ए स्किल्ड वर्कफोर्स दैट मीट द इकोनॉमिक डिमांड ऑफ द कंट्री। ये मैन पावर अप्रोच फोकस करता है कि कैसे एजुकेशन को लेबर मार्केट से जोड़ा जाए। इसका एम होता है कि एक स्किल वर्कफोर्स तैयार किया जाए जो इकोनॉमिक डिमांड्स को फुलफिल करे। उदाहरण के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि हम जैसे एक टीचर्स है, इंस्टीट्यूशन है, तो ऐसा टीचर्स स्किल टीचर प्रोवाइड करे ताकि वो एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट ला सके। इसका की फीचर्स है एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। ये एम्फेसिस करता है वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन पे। फोकस ऑन डेवलपिंग स्किल्स दैट आर इन डिमांड इन द लेबर मार्केट। ये फोकस करता है कि जो जिस चीज का डिमांड है उस पे ज्यादा फोकस करना। ऑफन इन्वॉल्व कोलैबोरेशन बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री। ये इसके अकॉर्डिंग मैन पावर अप्रोच के अकॉर्डिंग हम दो इंस्टीट्यूशन को कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप कंपनी में सॉफ्ट कोई भी इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर आप कंपनी से कोलैबोरेट करेंगे तो वो मैन पावर उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा, और एज ए ह्यूमन रिसोर्स आप कोलैबोरेशन करके आप एक अच्छे प्लेसमेंट ऑप्शन खोल सकते हैं। और इस तरह से क्या होगा कि जो स्किल वर्क फोर्स है वो इकोनॉमिक डिमांड्स को फुलफिल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जर्मनी में द डुअल एजुकेशन सिस्टम कंबाइन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन विद ऑन द जॉब ट्रेनिंग। This approach ensures that students acquire the skills needed by industry, reducing unemployment and supporting economic growth. जर्मनी में डुअल एजुकेशन सिस्टम जो कि कंबाइन करता है क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को जॉब ट्रेनिंग के साथ। ये एक ऐसा करिकुलम ऑफर करता है जो कि कोई भी इंडस्ट्री और एजुकेशन को
अलाइन करे और वो उसके अनुसार वो ट्रेन करता है ह्यूमन्स को, जो कि हेल्प करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। इसके वजह से क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कम होता है। अब हम लास्ट देखते हैं रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच। This approach evaluates the economic benefit of education by comparing the cost of education with the returns in terms of increased earning and productivity। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं, अगर आप कोई भी कोर्स में इनरोल हैं, अगर आप वो कोर्स कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कुछ कर रहे हैं उस कोर्स में, आपको क्या रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है? क्या आप उस कोर्स करने के बाद आप क्या स्किल डेवलप कर रहे हैं? क्या आपको कोर्स आप में प्रो आप कोर्स करके प्रोडक्टिव बन रहे हैं, आप अर्निंग कर रहे हैं। ये इसका की फीचर्स होता है कि फोकस ऑन द इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट। ये फोकस करता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट में, एम्फेसिस ऑन प्रायोरिटाइजिंग एजुकेशनल प्रोग्राम दैट ऑफर द हाईएस्ट रिटर्न। ये फोकस करता है कि वो कोर्स में ज्यादा लोग इनरोल हो जहां हाईएस्ट रिटर्न मिलता है। Often used to justify investment in higher education and specialized training। ये इसका की फीचर्स है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में द स्टडीज हु इन द यूनाइटेड स्टेट द स्टडीज हैव शोन दैट इंडिविजुअल विथ अ कॉलेज डिग्री अर्न सिग्निफिकेंटली मोर ओवर their lifetime compared to those who with only a high school diploma। This has led to increased investment in higher education as a means of boosting individual and national economic prosperity। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।